जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम 1917 से लेकर 1928 तक की घटनाओं का विवरण देखेंगे। इससे पहले हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 1 का वीडियो देखा, जिसमें 1885 यानी कांग्रेस के गठन से लेकर 1916 होम रूल लीग के गठन तक की घटनाओं का अध्ययन किया है। और आज हम पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे, जिसमें हम 1917 से 1928 तक की घटनाओं को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 2 के वीडियो को, जिसमें हम 1917 से 1928 तक की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू होता है हमारा वर्ष 1917 से। पिछली वीडियो में हमने वर्ष 1916 तक की घटनाओं को पढ़ लिया है। 1916 में हमने होम रूल लीग के बारे में पढ़ा था। होम रूल लीग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और उसी वीडियो से कनेक्ट करते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो 1917 से। तो 1917 की घटना है, याद रखना है आपको कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, याद रखना है आपको। गांधी जी का पहला सत्याग्रह हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह है 1904-05 में, जो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को लेकर चला था। और ये है भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। आते हैं दूसरे वर्ष 1918 में। 1918 याद रखिएगा, 1918 में दो प्रमुख घटनाएं याद रखनी है आपको। पहला खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। और दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल। तो खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल, ये दोनों घटनाएं 1918 की है, और ये दोनों घटनाएं गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल है। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह है। दोनों बातों को आपको याद रखना है। आते हैं अगले वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में भी 2-3 प्रमुख घटनाएं हुई, आपको याद रखना है। पहली प्रमुख घटना है दोस्तों रॉलेट एक्ट। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट को 2 अन्य नामों से जाना जाता है। इसे काला कानून कहा जाता है, काला कानून, और इसे रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट के 2 अन्य नाम हैं, काला कानून और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा कानून रहा होगा। तो कुछ समझ लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट आया 1919 में। यह एक ऐसा कानून था जिसके तहत भारतीय क्रांतिकारियों को संदेह होने पर अंग्रेज पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उन्हें अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध अन्य किसी अदालत में अपील करने का भी अधिकार नहीं होता था। यही था रॉलेट एक्ट। भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू किया। विरोध करने पर कुछ भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन भारतीयों को छुड़वाने के लिए उन भारतीयों को छुड़वाने के लिए 1919 में ही जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब के अमृतसर शहर में एक बाग है, जलियांवाला बाग। वहाँ इन क्रांतिकारियों जिनको इन कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, इनको रिहा करने के लिए
एक सभा या एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में एक अंग्रेज अधिकारी जनरल ओ डायर, अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखिएगा, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर अपनी भीली सेना के साथ वहां पहुंचे और वहां उपस्थित भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें एक बड़ी संख्या में भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही घटना कहलाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट आया 1919 में और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने के आदेश दिए थे? तो अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखिएगा, जनरल ओ डायर। इसके बाद हम देखते हैं 1919 में ही तीसरी घटना, खिलाफत आंदोलन। तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 में, रॉलेट एक्ट 1919 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। याद रखिएगा। आते हैं अगले वर्ष 1920 में। 1920 की एक प्रमुख घटना, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन को नाम दिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो याद रखना है 1920। असहयोग आंदोलन से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकलता है, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। सबसे बड़ा जन आंदोलन था। भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। जन आंदोलन का मतलब यानी जनता की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही किसमें? असहयोग आंदोलन में। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ही कुछ और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान एक फंड, तिलक फंड स्थापित किया गया था। तिलक फंड, जो भारतीय सहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे उन भारतीयों की आर्थिक मदद करने के लिए तिलक फंड बनाया गया। पूरे भारत से चंदा इकट्ठा किया जाता था और फिर उन भारतीयों को जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें और उनके परिवार वालों को इससे तिलक फंड से सहायता दी जाती थी। इसके बाद आते हैं अगली घटना में। अगली घटना वर्ष 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है और ये याद रखना है आपको कि असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं कैसे जुड़े हुए हैं। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। हमने अभी पढ़ा कि ये भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसका मतलब कि ये भारत में बड़े स्तर पर, भारत के प्रत्येक घर तक ये आंदोलन पहुंचा होगा। तो चौरी चौरा कांड कैसे हुआ और क्या है ये समझते हैं, आते हैं इसको। तो चौरी चौरा कांड याद रखना है आपको। चौरी चौरा एक स्थान है यूपी के गोरखपुर जिले में। यूपी के गोरखपुर जिले में एक स्थान है चौरी चौरा। यहाँ भारतीय असहयोग आंदोलन का जो समर्थन कर रहे थे भारतीय, वो भारतीय एक साधारण आम सभा यानी एक जुलूस करते हुए शांतिमय तरीके से जा रहे थे। तो जब ये जुलूस चौरी चौरा नामक स्थान पर पहुंचता है तो चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था या पुलिस थाना था, वहाँ के पुलिस कर्मियों ने उस भीड़ पर, या कह सकते हैं जो भारतीय जुलूस निकाल रहे थे उन पर पथराव कर देती है यह, जिससे भारतीयों में आक्रोश होता है और उस आक्रोश के कारण जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और उस भीड़ ने जो पुलिस वाले थे, चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन था वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन सभी पुलिस वालों को अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर किया और समूचे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी? 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी, ये याद रखिएगा। और चौरी चौरा कांड हुआ कब था? तो आपको याद रखना है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड की घटना का जब गांधी जी को पता चला, तो सबको पता ही है कि गांधी जी अहिंसक थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। और जब गांधी जी को पता चला कि असहयोग आंदोलन कर रहे भारतीयों ने
चौरी चौरा नामक स्थान पर एक अहिंसक घटना कर दी है, अहिंसक घटना कर दी है और इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो गांधी जी को जब चौरी चौरा कांड का पता चला तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं अगले वर्ष में। अगला वर्ष है 1923। 1923 की घटना है स्वराज पार्टी का गठन। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो याद रखना है वर्ष 1923। और अगर गठन करने वाले का नाम पूछता है तो आप नाम याद रख सकते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित नेहरू से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित नेहरू से आप जवाहरलाल नेहरू को समझ जाएंगे, तो पंडित नेहरू ना समझ के आप पूरा नाम याद रखें, पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। आते हैं अगले वर्ष में, वर्ष 1924 में। तो 1924 की आपको घटना याद रखना है। 1924 में HRA का गठन हुआ था। अब HRA क्या है, तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। और किसने किया था, तो एक नाम याद रखना है आपको, सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल। तो HRA का गठन 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। आते हैं अगले वर्ष में, वर्ष 1927। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन होता है वर्ष 1927 में। तो ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि साइमन कमीशन का गठन कब होता है, 1927 में। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है वर्ष 1919 में कि वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, एक कानून आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक, इस कानून को काला कानून और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते थे। यानी ये भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था। तो भारतीय लगातार इस कानून का विरोध कर रहे थे। इसी विरोध में एक घटना भी हुई जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हम कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम था साइमन कमीशन। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था रॉलेट एक्ट की जांच करने। तो याद, और साइमन कमीशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 में। और अगला जो वर्ष है हमारा, वो इसी से अगला क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और साइमन कमीशन भारत पहुंचा 1928 में। ठीक है, तो आज का ये था दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 देखा। इसमें हमने वर्ष 1917 से 1928 तक की घटनाओं को देखा है। बहुत जल्द ही आपके सामने हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 3 का वीडियो आएगा, जिसमें हम 1929 से लेकर 1947 तक की घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।